गरमपंथी गरमपंथी उग्र राष्ट्रवादी युग के उदय के कारण, ये इसका उदय क्यों हुआ था, इसके कुछ कारण हैं। जो गरमपंथी उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन को साम्राज्यवादी और औपनिवेशिकवादियों कहा था कि वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और दुनिया भर के राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बना रहे हैं। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन को साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी कहा। और धार्मिक प्रतीक चिन्ह प्रयोग किए इन्होंने, जैसे तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव स्टार्ट किए और जगह जगह पे हड़ताल, जुलूस, इन सब प्रदर्शन वगैरह किए गए। और इन्होंने स्वदेशी को लोकप्रिय बनाया और विदेशियों का बहिष्कार किया। स्वदेशी को लोकप्रिय बनाया और बहिष्कार को लोकप्रिय बनाया। और इस टाइम पे संपूर्ण विश्व में राष्ट्रवाद की लहर थी। जैसे इथोपिया अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, इसने इटली को हरा दिया। इटली बड़ा देश है, तो इथोपिया ने इटली को हराया 1896 में। और सबसे बड़ी बात थी जो जापान ने रूस को हरा दिया 1905 में। जापान छोटा सा देश है जबकि रूस बहुत बड़ा देश है। अभी भी 1991 में जब रूस 15 देशों में बट गया, उसके बावजूद भी रूस अभी भी सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। तो जापान बहुत छोटा है, तो इसने रूस को हराया, तो ये भी एक कारण था। और बंगाल विभाजन, हाँ, और बंगाल विभाजन 1905 का बंगाल विभाजन कराने के पीछे जो जिम्मेदार था मुख्य तरह से, वो था ये कर्जन जिम्मेदार था। और हाँ, तब भारत सचिव ब्रेडरिक थे। और जो पूर्व भारत सचिव एंड्रू फ्रेजर, इसने बंगभंग की योजना बनाई और इसी को बंगाल विभाजन का अपराधी माना जाता है। जब बंगाल विभाजित हो जाता है पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में, तो जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर का जो कार्यभार है वो यही संभालता है एंड्रू फ्रेजर। इसी को बंगाल विभाजन का अपराधी माना जाता है। बंगाल विभाजन के वास्तविक और अवास्तविक दो प्रकार के उद्देश्य थे। वास्तविक उद्देश्य तो ये था अंग्रेजों का फूट डालनी थी और राष्ट्रवाद को दबाना था। जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में वो शारित हो रही थी, उसको दबाना था। और अवास्तविक उद्देश्य बस लोगों को बताने के लिए कि ये इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन संभव नहीं है, इसलिए हम विभाजित कर रहे हैं, ये था। और जो बंगाल विभाजन की घोषणा थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। लेकिन जो घोषणा 19 जुलाई हुई थी, लेकिन ये छपी गई थी 20 जुलाई को अखबारों में। और फिर इसी के विरोध में 7 अगस्त को हुई थी CWC की मीटिंग कलकत्ता के टाउन हॉल में। CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा की थी। लेकिन इनके होने के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई को अखबारों में आया। और 7 अगस्त को CWC की बैठक भी हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। फिर इसके बाद बंगाल 2 भागों में बट गया, पूर्वी बंगाल एंड पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी। पूर्वी बंगाल में असम और बंगाल का क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र था। और जैसे मैंने पहले बताया था, पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में एंड्रू फ्रेजर ने नेतृत्व किया और पूर्वी बंगाल वाले में ब्रूमफील्ड फुल्लर ने नेतृत्व किया। और ये पूर्वी बंगाल में मुसलमान वर्ग बहुसंख्यक थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू वर्ग बहुसंख्यक थे। फिर इसके बाद जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके आह्वान पर रक्षाबंधन और शोक दिवस मनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको निर्मम भूल कहा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको वज्रपात के समान बताया। निर्मम भूल कहा गोखले ने और वज्रपात के समान बताया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर हुई। और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी हुआ। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ। और स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर
समन्वय के समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, मतलब बहुत कम नेता ऐसे थे जो स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध में थे, क्योंकि होना तो जायज़ था, क्योंकि जब ये इस तरह से बांट रहे थे तो। लेकिन ये पाश्चात्य जो ये वेस्टर्न कल्चर था, इस सबको मतलब हमारा और वेस्टर्न कल्चर के बीच में जो सामंजस्य बिठाए, तो ये थोड़ा इसके पक्षधर थे, ये थोड़ा जमींदार वर्ग के थे, तो उनका यह चक्कर था। और अब फिर उसके बाद आ जाता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्यों चला? बंग भंग की प्रतिक्रिया के स्वरूप चला, और इसका सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था किसका? बंग भंग का। और जो बंगाल विभाजन की परिकल्पना है, सबसे पहले 13 जुलाई 1905 के अंक में पत्रिका संजीवनी में की गई, और सर्वप्रथम किशोरगंज सिंह मेमन सिंह ने की। किशोरगंज सिंह मेमन सिंह ने, एक पत्रिका थी संजीवनी। और कार्यक्रम इसमें क्या क्या हुए थे बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन में? एक वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा, कपड़ों की होलियां जलाई गई, अंग्रेजी बोलने वालों का बहिष्कार किया, जो बहिष्कार नहीं करेंगे उनका भी बहिष्कार किया, जाति और वर्गों द्वारा भी बहिष्कार किया, जैसे दर्जी, नाई, धोबी, इन सब के द्वारा भी बहिष्कार किया गया। दर्जी, नाई, धोबी इनके द्वारा भी बहिष्कार किया गया। और पाश्चात्य शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, जैसे अभी मैंने बोला बंगाल क्या कॉलेज था वो कुछ है, एक मिनट, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। और जैसे ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इन सब का गठन होने लग गया था, ताकि हम लोगों का वो हो। और इसी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना पाश्चात्य में, इनको वेस्टर्न जो शिक्षण संस्थाएं थी उनका बहिष्कार हुआ, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई 1907 में। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, इन दोनों ने की। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। इसमें से पहली छात्रवृत्ति मिली नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस को पहली छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त 1906 में। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस को पहली स्कॉलरशिप मिली। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा। अमार सोनार बंगला लिखा। दिल्ली में हैदर रजा ने नेतृत्व किया। दिल्ली में हैदर रजा। महाराष्ट्र, राष्ट्र से राष्ट्र तिलक, महाराष्ट्र में तिलक। पंजा लाल, पंजाब में लाला लाजपत राय। मद्रास, दास यानी कि पिल्ला, चिदम्बरम पिल्ले। दिल्ली में सर हैदर रजा, मद्रास चिदम्बरम पिल्ले, पंजाब लाला लाजपत राय, और कौन था? महाराष्ट्र तिलक। इन सब ने विद्रोह किया। और इसका जो महत्व क्या था? पहला अहिंसक जन आंदोलन था, क्योंकि हिंसा वगैरह तो नहीं हुई थी, इसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी, कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवन मिला, शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित हुई थी। और फिर इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित हुई। कौन? मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 ढाका में स्थापित हुई। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे आर्च बोल्ड के सुझाव पर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला में वायसराय मिंटो से मिला, और मिंटो ने मुसलमानों का पृथक संगठन बनाने का सुझाव दिया। यही तो सांप्रदायिकता का बीज इसी के बाद बोया गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। तो इसमें क्या हुआ था? 30 दिसंबर 1906 मतलब 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित हुई मुस्लिम लीग, और सुझाव दिया था आर्च बोल्ड ने। आर्च बोल्ड कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, और इन्हीं के सुझाव पर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल शिमला में वायसराय मिंटो से मिला, और इसने मुसलमानों का पृथक संगठन बनाने का सुझाव दिया। और मुस्लिम लीग के संस्थापक माना जाता है नवाब सलीम उल्लाह, ढाका के नवाब थे। नवाब सलीम उल्लाह को संस्थापक माना जाता है, और अध्यक्ष माना जाता है बकार उल मुल्क को। मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीम उल्लाह और अध्यक्ष बकार उल मुल्क को माना जाता है। स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। और फिर
अभी अध्यक्ष कौन है? बकार उल मुल्क, लेकिन 1908 में स्थायी अध्यक्ष आगा खां बन गए। आगा खां के नेतृत्व में गए थे ना शिमला। तो फिर उसके बाद आ जाता है सूरत स्प्लिट या सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। सूरत अधिवेशन, ये इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ूंगे। ये क्या कहते हैं, इसमें गर्म दल नरम दल विभाजित हो जाते हैं, अभी डिटेल में आगे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले तब भारत सचिव था और मिंटो भारत वाइसराय था तब, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। और हाँ, तो इसका उद्देश्य था उदारवादियों का संतुष्ट करना, मार्ले मिंटो सुधार का, और उभरते राष्ट्रवाद का दमन करना था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता बाधित हो जाए। 6 सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित की किसने? मार्ले मिंटो सुधार में। और वायसराय की परिषद में एक भारतीय सदस्य भी नियुक्त किया गया। वायसराय की परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया और ये भारतीय पहले सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ये सदस्य नामित किया गया वायसराय की परिषद में। 6 सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित एंड हाँ, उभरते राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करना, ये सब हो गया। हाँ, फिर इसके बाद जो अभी सूरत अधिवेशन की बात हो रही थी 1907 में, सूरत फूट बोलते हैं इसको। सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे है। इसमें थे रास बिहारी घोष यानी कि उदारवादी नेता घोष। और अगर बोस आएगा तो वो है क्रांतिकारी। बोस क्रांतिकारी हैं। ये घोष है उदारवादी नेता, ये अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। तब क्या हुआ? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरमपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि इस टाइम पे ये गरमपंथियों ने थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जूता मार रहे थे, फिर उस समय दम लगा दोनों उदारवादी नेता। फिर गुस्सा आया तो गरमपंथियों को भगा दिया गया यहाँ से। फिर लगता है दिल्ली दरबार 1911 में। वायसराय था हार्डिंग सेकेंड। दिल्ली दरबार वायसराय था हार्डिंग सेकेंड। तब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए। वायसराय हार्डिंग सेकेंड, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए। और इसी टाइम पे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है जो, उसका निर्माण हुआ था इन्हीं के स्वागत में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का निर्माण हुआ था जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में। हार्डिंग सेकेंड वायसराय था। और फिर इसके बाद एक कमेटी बनाई गई, अरुंडेल कमेटी 1906 में अरुंडेल कमेटी बनाई गई थी 1906 में। इसी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो बिहार और उड़ीसा को मिला के बिहार नाम का एक नया प्रांत बनाया गया। बिहार और उड़ीसा को मिला के बिहार नाम का नया प्रांत बनाया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। फिर हुआ दिल्ली षड्यंत्र केस 1911 में हुआ था ना दिल्ली दरबार। उसी के बाद दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में, 23 दिसंबर 1912 को। इसी में अब आएगा रास बिहारी बोस। अभी घोष कब था? रास बिहारी घोष था 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब रास बिहारी बोस आएगा। इसने राजधानी स्थानांतरण के दौरान हार्डिंग सेकेंड जो कि वायसराय था उस पर बम फेंका। और ये योजना भी इसी ने बनाई थी रास बिहारी बोस ने, तो ये क्रांतिकारी हो गया। और फिर इसी के चक्कर में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। अवध बिहारी अमीरचंद बालमुकुंद बसंत कुमार, इनको फांसी हुई थी। और राजस्थानी थे प्रताप सिंह बारेहट और जोरावर सिंह बारेहट। इनमें से जो ये था जोरावर सिंह बारेहट था, आजीवन फरार हो गया। इसको राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। लेकिन जो प्रताप सिंह बारेहट था, ये इनके केसरी बारेहट के पुत्र थे, ये दोनों के दोनों। तो ये इनको बरेली जेल में बहुत यातनाएं दी गई और फिर उसके बाद शहीद हो गए थे। उसके बाद INC का लखनऊ अधिवेशन 1916। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। तब गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। अब 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें गरम दल नरम दल फिर से एक हो जाते हैं। 1908 में तिलक को जेल भेज देते हैं 6 साल के लिए। 6 साल की जेल हो जाती है। तो 1914 में मांडले जेल से रिहा हो चुके थे तिलक, तो फिर तिलक भी आ गए थे। और उसके बाद
ये 1916 का जो अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था, इसमें अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1906 के। और इसमें गर्म दल नरम दल एक हो गए एनी बेसेंट के प्रयासों से, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया तिलक और जिन्ना के प्रयासों से। जिन्ना 1908 में जेल गए थे, 8 से 14 में मांडले जेल से रिहा हो गए थे। फिर जिन्ना और तिलक ने प्रयास किया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया, और गर्म दल और नरम दल में समझौता हो गया एनी बेसेंट के प्रयासों से। तो फिर इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन चलता है 1916 में ही, और होम रूल लीग ये आयरलैंड से प्रेरित था। होम रूल की अवधारणा दी थी रेडमंड ने, और भारत में इसका प्रचार एनी बेसेंट ने किया। इसका अर्थ था कि भारत का शासन भारतीय चलाएंगे। होम रूल लीग भी दो तरह की थी, तिलक की अलग थी और एनी बेसेंट की अलग थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की अप्रैल 1916 में, और बेसेंट 100 से सितंबर, बेसेंट ने की सितंबर 1916 में। और तिलक का जो केंद्र था होम रूल लीग का, बेलगांव कर्नाटक था, लेकिन जो ये था एनी बेसेंट का केंद्र था अडियार मद्रास था इसका। और इन्होंने अध्यक्ष बनाया था जोसेफ बप्तिस्टा को। तिलक की होम रूल लीग का अध्यक्ष था जोसेफ बप्तिस्टा, लेकिन एनी बेसेंट की होम रूल लीग का अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट थे। और लेकिन एनी बेसेंट की होम रूल लीग का जो सचिव था वो अरुंडेल था। अरुंडेल वही 1906 वाला जिसके अरुंडेल कमेटी बनाई गई थी। तो और हाँ, और इनका कार्य क्षेत्र था, तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था मद्रास, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, ये सब। और जो बाकी का सारा क्षेत्र था वो एनी बेसेंट का था। और फिर तिलक के समाचार पत्र हैं, दो हैं, मराठा और केसरी। जो मराठा है, जो केसरी है वो मराठी में, केसरी वाला मराठी में है, लेकिन मराठा वाला अंग्रेजी में, केसरी वाला मराठी में। और तिलक की बुक्स हैं आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन और गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, गीता रहस्य। तिलक ने दो उत्सव चलाए, गणपति और शिवाजी। गणपति 1893 में, 2 साल बाद 95 में शिवाजी। पहले गणपति 93 में, फिर 95 में शिवाजी। अब ऐसी ये एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के समाचार पत्र। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा तिलक को। तो तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा लगाने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने क्रमिक रूप से स्वशासन देने का आश्वासन दिया व एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। जो होम रूल लीग था, तो होम रूल के उसमें वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा, तो तिलक मानहानि का मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। और यहाँ मॉन्टेग्यू घोषणा कर देता है भारत को क्रमिक रूप से स्वशासन देने का, तो इसलिए एनी बेसेंट भी अपना आंदोलन वापस ले लेती है, और मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे जो होम रूल लीग में शामिल नहीं थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। इसके सदस्य होम रूल लीग में शामिल नहीं थे। तो इतना हो गया अब गांधी युग को नेक्स्ट उसमें।